सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु, इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। हमेशा की तरह हम बात करते हैं सबसे पहले इस पाठ की हेडिंग की, पदार्थ। इस संसार में जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। आपके चारों ओर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब पदार्थ है। मेज़ दिखाई दे रही है, कुर्सी दिखाई दे रही है, कोई बर्तन दिखाई दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दिखाई दे रहा है, सब कुछ जिसका जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। हमारा जो पाठ है वो पदार्थ में धातु और अधातु का है। तो इसमें धातु क्या है, अधातु क्या है, हम इसकी बात करेंगे। तो एक बात हम पहले जान लेते हैं कि धातु और अधातु दोनों ही तत्व होते हैं, दोनों ही तत्व है। अब पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थ तत्वों के बने होते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक धातु और दूसरा अधातु। अब रसायन विज्ञान में आपने आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। उस आवर्त सारणी में यानी कि वो तत्वों की एक सारणी है, उसमें सभी तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। उस सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से 91 तत्व तो धातु है और 27 तत्व अधातु है। यानी आवर्त सारणी में 91 तत्व धातु के हैं और 27 तत्व अधातु है। अब आवर्त सारणी में बाईं तरफ तो धातु और दाईं तरफ अधातु दिए हुए होते हैं। अब ये बात क्लियर होगी, धातु और अधातु दोनों ही तत्व होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे धातुएं कौन सी होती है, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, प्लेटिनम, ये सारी की सारी धातुएं। पारा यानी मरकरी भी धातु है, लेकिन मरकरी की एक विशेषता होती है कि वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में वह धातु रहती है। बाकी तो धातुओं जिसका नाम हमने लिया है बिल्कुल वो कठोर होती है, चमकदार होती है। और सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि उसको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी वो मुलायम धातु होती है। अब अधातु क्या है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी अधातु हैं। ब्रोमीन एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में रहती है। अब धातु क्या है, अधातु क्या है, इसके बारे में हमें इसकी बेसिक जानकारी आपको पता लग गया। अब इसमें तत्व शब्द है, तो तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आगे विघटित नहीं किया जा सकता। अब हम धातु और अधातु इस बात पे पूरा फोकस करते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कि धातुओं और अधातुओं में जो उनका अंतर है वो भौतिक गुणों के आधार पर हम कर सकते हैं। अब भौतिक गुण वो गुण होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। बाहर से दिखाई देने में दबाने पे कितना दबता है, वो ठोस है या मुलायम है, चमक कैसी है उसकी, उसको कुछ टच करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ऐसे मारेंगे तो आवाज़ करेगा क्या, ये जो बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं वो सारे के सारे गुण होते हैं, वो भौतिक गुण कहलाते हैं। अब हम धातुओं और अधातुओं की भौतिक गुणों के आधार पर तुलना करते हैं और फिर ये जितनी उनके बारे में हम तुलना करेंगे आपको एकदम क्लियर होता रहेगा कि धातु और अधातु
क्या है और उसमें क्या अंतर है। तो चमक और कठोरता, इसकी हम यदि तुलना करते हैं तो अब देखिए, आपने लोहा देखा है, लोहा चमकदार होता है और कठोरता की दृष्टि से बहुत कठोर होता है। ऐसे कोयला, कोयले में चमक नहीं होती और कठोर होता है क्या, कठोर नहीं होता। आप उसको थोड़ी चोट करोगे तो उसका बिल्कुल कचरा हो सकता है, चूरे के रूप में वो टूट जाएगा। ये सल्फर या गंधक, ये भी इसमें कोई चमक नहीं होती, ये भी कठोर नहीं होती है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आपने बर्तन देखे हैं, चमकदार होते हैं, कठोर भी होता है। तांबा या कॉपर, चमकदार होता है, कठोर होता है। अब एक दूसरा गुण होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जब उसके ऊपर हम चोट करेंगे, उसको हम पीटेंगे, तो वो उसका फैलाव होता है क्या। अब आपने लोहार को देखा है, लोहे के टुकड़े या लोहे से निर्मित जैसे वस्तु होते हैं, फावड़ा है, बेलचा है, कुल्हाड़ी है, उनको पीटता है, पीट कर उसके आकार में वो परिवर्तन लाता है। अब एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम के तार का टुकड़ा और एक पेंसिल की जो पेंसिल का लेड होता है, शीशा, उसको हम लेते हैं। अब लोहे की कील को हथौड़े के द्वारा पीटेंगे, जोर से पीटने का प्रयास करेंगे। एल्यूमिनियम के तार पे भी हम जोर से चोट करेंगे। इसी प्रकार कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी हम चोट करेंगे। तो क्या होगा, आप सब जानते हैं कि हम हथौड़े से लोहे की कील को पीटेंगे तो कील चपटी हो जाएगी, और कोयले के टुकड़े को पीटेंगे तो क्या होगा, कोयले के टुकड़े को पीटेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एकदम चूरा हो जाएगा उसका। ऐसे ही एल्यूमिनियम की तार को हम पीटेंगे तो वो भी चपटी हो जाएगी। जो पेंसिल का लेड है उसको हम पीटेंगे तो उसका भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अब लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार बदल गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में बदला जा सकता है। शीट यानी और उसको पतला किया जा सकता है। जैसे आपने मिठाइयों को सजाने के लिए आपने चांदी का वर्क देखा है, मिठाई के ऊपर जो चमकदार चांदी की तरह जो परत चढ़ी होती है, तो वो उसको चांदी को पीट पीट कर उसको एकदम पतला कर दिया जाता है और उसको वर्क के रूप में बना दिया जाता है। खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए आपने एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग किया है, जिसमें जो खाना है, रोटी है, वो गर्म रहती है, वो भी उसको पीट पीट के उसको पतला किया जाता है। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है, पतली शीट में परिवर्तित किया जाता है, ये आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता मतलब आघात करने से वो उसकी वृद्धि हो जाती है। कोयला और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण नहीं दर्शाते क्योंकि वो धातु नहीं है। यानी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अधातु में नहीं होता। अब धातु के पात्र के हत्थे लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं, जो गर्म वस्तु पकड़ने में हमारी सहायता करता है। लकड़ी और प्लास्टिक उष्मा का चालन नहीं करते। ऐसे ही विद्युत कर्मी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पेचकस का हत्था भी प्लास्टिक से बना होता है। अब विद्युत चालकता की दृष्टि से बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको विद्युत का सुचालक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। अब देखिए, लोहे की छड़ या कील ये सुचालक होती है, उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। गंधक में नहीं होता, कोयले में नहीं होता, तांबे की तार में हो जाता है। अब एक छोटा सा प्रयोग है जिसमें हम विद्युत परिपथ के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं कि कौन सा जो पदार्थ है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। एक इस प्रकार का हम परिपथ बना लेंगे जिसमें हमने एक बल्ब ले लिया और उसको बल्ब का एक सिरा सेल के प्लस से जोड़ देंगे, दूसरा सिरा माइनस से जोड़ देंगे और बीच में इसमें तार में कट लगा देंगे। अब जिस किसी की भी जांच करनी है पदार्थ की, वो विद्युत का चालक है या कुचालक है, तो ये जो लाल और हरा तार है इसके बीच में उसको हम रखेंगे। जैसे कील को हमने बीच में रखा, दोनों तारों को टच किया, बल्ब जल गया, इसका मतलब विद्युत का सुचालक है। हमने लकड़ी रखी, दोनों तार टच करेंगे, नहीं जलेगा, इसका मतलब लकड़ी सुचालक नहीं है। ऐसे किसी पदार्थ की हम जांच इसके द्वारा कर सकते हैं। अब एक पदार्थ, एक गुण है तन्यता। यह धातुओं का वह गुण है जिसमें उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। यह तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम का तार बना सकते हैं, तांबे का तार बना सकते हैं, लोहे का भी तार बना सकते हैं, लेकिन
कोयले का तार नहीं बना सकते हम, गंधक का तार नहीं बना सकते। तो ये जो धातुओं का गुण होता है तन्यता अधातुओं का गुण नहीं होता। एक दूसरा गुण होता है ध्वनिकता। ध्वनिकता यानी धातु या उसकी कोई भी सीट है, कोई प्लेट है, वो उसको हम फर्श पे गिराएंगे या किसी चीज़ की उस पर चोट करेंगे तो उसमें से आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न होगी। जबकि कोयले का टुकड़ा है वो फर्श पर गिरेगा तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। गंधक का टुकड़ा गिरे उसमें आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन लोहे की कील गिरेगी, कोई लोहे का सिक्का गिरेगा या कोई स्टील की प्लेट है वो नीचे गिरेगी, कितनी आवाज़ करती है। तो वो जो आवाज़ उसमें आती है वो उनका गुण है धातुओं का ध्वनिकता। तो धातुओं से बनी वस्तुएं जब कठोर सतह से टकराती है तो एक निनाद की ध्वनि उत्पन्न होती है और धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती है, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा जो अन्य पदार्थ हैं वो इस प्रकार से ध्वनिक नहीं होते। तो अब धातु इतनी ऊपर की हमने बात की, तो अब धातु का कुछ सामान्य गुण हमारे सामने आया है। तो धातु कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण पाए जाते हैं उसको हम धातु कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण? कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धनीयता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, ध्वनिकता का गुण होता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे सारे पदार्थ जो ये गुण रखते हैं उनको हम कहते हैं धातु। अब उदाहरण के लिए आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे इस प्रकार के धातु हैं। अब दूसरा अधातु। कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है, दिखने में मलिन है, चमकदार नहीं है, हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, तो ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अब इनके और उदाहरण हैं, जैसे सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस इत्यादि। अब कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये धातु नरम होती है, इतनी नरम होती है कि आप इसे चाकू से काट सकते हैं इनको, जैसे सब्जी काटते हैं ना वैसे ही पोटेशियम और सोडियम के टुकड़े कर सकते हैं। मरकरी, पारा, ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये तो थे धातु और अधातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुण जो बाहर से दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों की। अब धातुओं की वायु से क्रिया। धातु वायु से क्रिया करेंगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जैसे आयरन है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और साथ में जल के साथ क्रिया करेगा तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम एक प्रयोग कर सकते हैं, आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करने के लिए एक चम्मच में हम कुछ जंग को इकट्ठा करके उसे बहुत थोड़े जल में घोलेंगे। जब उस विलयन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस पत्र से हम करेंगे तो नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। अर्थात जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि क्षार का ये गुण होता है कि वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम का जो रिबन है, फीता है, उसको हम जलाएंगे और जलाने के बाद में जो उसकी राख बनेगी, उस राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति जानने के लिए हम विलयन का परीक्षण करेंगे तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह भी मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय को दर्शाता है। अब देखिए ये इसमें प्रयोग है, जंग को हमने इकट्ठा किया था और फिर उसके साथ हमने प्रयोग किया। अब जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक हम नम वायु में खुला रखते हैं तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रॉक्साइड है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अब अधातुओं की वायु के साथ में क्रिया, ये तो थी धातु की। अब अधातु वायु के साथ क्या अभिक्रिया करेंगे? चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक चम्मच में लेके हम गर्म करेंगे
जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक कांच के गिलास में ले जाएंगे, गिलास को एक ढक्कन से ढक देंगे जिससे बनने वाली गैस बाहर न जाए। कुछ समय बाद चम्मच को हटा लेते हैं। अब गिलास में थोड़ा जल डालकर तुरंत ढक्कन से वापस ढक देते हैं। अब गिलास को भली भांति हिलाकर विलयन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस पत्र से करेंगे। तो सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं यानी घोलते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है और सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसलिए अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के थे और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखिए, अब लिटमस पत्रों का विलयन के द्वारा परीक्षण। अब क्षार का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, धातु कैल्शियम, अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल और अधातु सल्फर। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, धातु मैग्नीशियम है, अम्ल नाइट्रिक अम्ल है और धातु अधातु नाइट्रोजन है। ऐसे ही क्षार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, धातु एल्यूमिनियम और इधर अधातु क्लोरीन और अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, धातु पोटेशियम और इधर अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और धातु फ्लोरीन। और इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और धातु सोडियम और इधर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और धातु ब्रोमीन। अब धातुओं की जल के साथ में क्या अभिक्रिया होती है? एक छोटा सा प्रयोग है। एक 250 ml का बीकर लेते हैं, इसको आधा जल से भर लेते हैं। एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काट कर उस फिल्टर पत्र की सहायता से सुखा लेते हैं। क्योंकि सोडियम धातु इतनी ज्वलनशील होती है कि वो पानी के साथ तुरंत क्रिया कर लेती है, इसलिए सोडियम धातु को हम रखते हैं मिट्टी के तेल में। और एक इसको इस प्रयोग में जब उसको फिल्टर पेपर से सुखा लेते हैं और फिर उसको रुई में लपेट के उसको हम सोडियम के टुकड़े को जल में डालते हैं। जब अभिक्रिया बंद हो जाती है तो बीकर को छूने पे हमें गर्म लगता है। तो विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण करते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अर्थात विलयन की प्रकृति क्षारीय है और सोडियम जल के साथ तेज गति से विक्रिया करता है। अन्य धातु ऐसा नहीं करते। जैसे आयरन जल से धीमी विक्रिया करता है। लोहे का कोई बर्तन है, वो हमने पानी में डाल दिया तो पानी में डालते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही बर्तन उसमें कई दिन तक पड़ा रहेगा तो फिर उसके ऊपर कुछ न कुछ क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो लेकिन सोडियम बहुत तेज़ी के साथ क्रिया करता है और तुरंत ही जलने लग जाता है। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ तेज गति से अभिक्रिया करती है जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है और ऑक्सीजन और जल के साथ तेज गति से अभिक्रिया करती है और बहुत अधिक ऊष्मा और उत्पन्न होती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है सावधानी के लिए। अब अधातुओं की जल से अभिक्रिया, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, वे वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अधातुओं को जल में रखा जा सकता है। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर वह आग पकड़ लेता है, इसलिए फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए जल में रखा जाता है। अब यही इसके साथ भी प्रश्न हो सकता है, फास्फोरस को जल में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए उसको जल में रखते हैं। अब धातु और अधातुओं की अम्लों से क्या अभिक्रिया होगी? अब इसका एक प्रयोग है, ABCDEF, ये इस प्रकार से अलग अलग प्रखंड लेते हैं, उनको हम इस प्रकार से चिन्ह लगा के चिन्हित कर देते हैं और ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक प्रखंड में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। अब यदि ठंडे विलयन में कोई विक्रिया नहीं होती तो प्रखंड को हल्का गर्म कर सकते हैं। प्रत्येक प्रखंड के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी दोहराएंगे। अब धातु या अधातु कौन सी यूज करेंगे? फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या होगी सामान्य ताप पर गर्म करने पर? यही हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। तो ये पूरी की पूरी सारणी हमने दे रखी है, तो उसमें कौन कौन सी क्रिया हो रही है वो अपने को सारणी के माध्यम से पता लगता है। अब अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते।
धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पाप ध्वनि के साथ में जलती है, यानी जब जलाएंगे तो एक पाप ऐसी आवाज़ आएगी। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता, परंतु वह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अब ऐसे ही क्षारों से अभिक्रिया, 3-4 सोडियम की टिकियाँ 5 ml जल में घोलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बना लेते हैं परखली में। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालते हैं, एक जलती हुई माचिस की तीली परखली के मुंह पर ले जाते हैं। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाएगी और धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। कुछ विस्थापन अभिक्रिया होती हैं। 100 ml के 5 हम बीकर लेते हैं, उन्हें ABCDE चिन्हित कर लेते हैं। प्रत्येक बीकर में चित्र में दर्शाए पदार्थों से प्रत्येक का एक चम्मच डालकर घोल लेते हैं और बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रख देते हैं। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। इसी विस्थापित करने को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्या होगा। बीकर नंबर 1 कॉपर सल्फेट है और उसमें जिंक का टुकड़ा डालेंगे। बीकर नंबर 2 यानी B, उसमें कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालेंगे। फिर बीकर C में जिंक सल्फेट है, तांबे की छीलन डालेंगे। तांबे की छीलन क्या होती हैं? जो तांबे की जैसे तांबा है और उसको हम किसी धातु से थोड़ी खुरसते हैं तो वो जो उसकी छिलके उतरते जाएंगे उसको तांबे की छीलन कहते हैं। ऐसे आयरन सल्फेट है, उसमें तांबे की छीलन डालेंगे। जिंक सल्फेट में हम लोहे की कील डालेंगे। तो क्रिया क्या होगी? लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम जाएगी। यह परत कॉपर की होती है। कॉपर सल्फेट का नीला विलयन जिसमें लोहे की कील डालेगी उसका रंग आयरन सल्फेट बनने के कारण से हरे रंग में बदल जाता है। और बीकर CD में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीकर C में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिंक कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। ऐसे बीकर D और E में विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती क्योंकि एक से अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब अभिक्रियाशील धातुओं का क्रम क्या होगा? कॉपर, आयरन और जिंक का। अब धातुओं का उपयोग किस में होता है? धातुओं का उपयोग, और इसमें साथ में अधातु, धातु और अधातु दोनों का उपयोग। धातु का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजोसामान, खाना बनाने के बर्तन, जल, बॉयलर आदि बनाने में किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, धातु और अधातु का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? ऑक्सीजन एक धातु है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। सभी सजीव श्वसन के समय अंदर इसको ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी अधातु का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए करते हैं। क्लोरीन नामक अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। आयोडीन नामक अधातु के बैंगनी रंग के विलयन का उपयोग हम एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने में करते हैं। ऐसे ही सल्फर और फास्फोरस जैसी अधातुओं का उपयोग पटाखों में करते हैं। तो देखिए, धातु और अधातु एक हमने बहुत ही उपयोगी पाठ हमने पढ़ा, और किस प्रकार से धातु और अधातु की हमारे जीवन में उपयोगिता है आपने अच्छी तरह से जाना। कोई भी आपको फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। आइए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले पुस्तक में जो बीच बीच में कुछ बातें पूछी गई है उसकी हम बात करते हैं। जैसे पहले इसमें पृष्ठ संख्या 47 पर था, क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। इसका उत्तर होगा, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है और इसकी निम्नलिखित रूप से अभिक्रिया होती है। 2Cu + H2O + CO2 + O2 इज इक्वल टू CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। और प्रश्न 2 है इसमें, प्रश्न संख्या 52 का, मैंने सुना है पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा, पौधों में मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और तीसरा प्रश्न संख्या 52 पे है, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है, मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा, आयरन शरीर के रक्त में पाया जाता है।
मानव शरीर का अधिकांश आयरन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उनकी हम बात करते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आप जानते हैं फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इनको संभव नहीं है। केवल जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा क। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी धातुएं अधातुएं तन्य होती है, सामान्य धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। इसका सही उत्तर होगा सामान्यतः धातुएं तन्य होते हैं, यानी उनके तार खींचे जा सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील अधातु है, बहुत तेजी से क्रिया करती है, वायु के साथ में क्रिया करती है, इसलिए इसको जल में रखते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो पहले में आएगा विद्युत, दूसरे में आएगा सुचालक। तीसरा, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। और घ, इसमें धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसमें हाइड्रोजन आएगा। अब अगला चौथा प्रश्न देखिए, इसमें से हमें ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य हमें देखना है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, यह कथन फॉल्स है, असत्य है। और अगला है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह कथन सत्य है, ट्रू आएगा। तीसरा है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, यह भी गलत है, यहाँ फॉल्स आएगा। कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता, तो ये भी फॉल्स आएगा। इसके बाद में हम आगे के प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए, अब नीचे एक सारणी दी गई है, सारणी में गुणों की सूची दी गई है, तो इसके आधार पे हमें धातु और अधातु में अंतर करना है। देखिए, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, पूरा दिख जाएगा। देखिए, पहला है दिखावट, तो धातु चमकीली होती है, अधातु विभिन्न रंगों में वो हो सकती है। कठोरता, कक्ष के ताप पर ठोस और कठोर होती है धातु, और कक्ष के ताप पर ठोस, तरल और गैस तथा भुरभुरी होती है। आघात वर्धनीयता, तो धातु तो आघात वर्धनीय होती है, पीट कर उसकी शीटें बनाई जा सकती है। अधातु भंगुर होती है, भंगुर का मतलब चोट मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और तन्यता, धातु की खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातु यह अतन्य होती है, कोई उसका तार नहीं बनाया जा सकता। ऊष्माचालन, धातु में ऊष्माचालन उपस्थित होता है और अधातु में अनुपस्थित होता है। विद्युत चालन, विद्युत चालक होती है धातु, और ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अब देखिए, आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित के कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। दूसरा, निमज्जन छड़ें, इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। तीसरा, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। और अगला है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए, इसकी एक एक की बात करते हैं। क, अन्य धातुओं की अपेक्षा धातुएं अधिक अघात वर्धनीय होती है, इसलिए एल्यूमिनियम की पतली चादरें शीट बनाई जा सकती है। साथ ही एल्यूमिनियम संक्षारण विरोधी धातु भी है, इस कारण एल्यूमिनियम की पन्नी का प्रयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है। दूसरा, धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है, इसलिए निमज्जन छड़ें धातुओं की बनाई जाती है। और तीसरा है, कॉपर जिंक से कम सक्रिय होता है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रिया को विस्थापित कर सकता है, इसलिए इसे विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, वे वातावरण और जल के साथ काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती है और जल उठती है, इसलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके बाद में आगे वाला हम प्रश्न करते हैं। चलिए,
आगे वाला प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। नहीं, नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है, जिससे इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों में संचित नहीं किए जाते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बनाते हैं, जो स्वास्थ्य विरोधी होता है। इसलिए नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। आगे देखिए, नीचे सारणी दी गई, इसमें कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए और कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए गए। हमें इसका मिलान करना है। चलिए, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है। पहला है गोल्ड। तो जी, गोल्ड का क्या उपयोग होता है? आप जानते ही हैं, सोने का उपयोग होता है आभूषणों में। हम इसके साथ में एक लाइन मिला देते हैं। दूसरा है आयरन। तो आयरन का उपयोग होता है मशीन बनाने में। तो हम इसके साथ में 2 के साथ में 5 को मिला देते हैं, आयरन के साथ मशीनें। फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का उपयोग अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पतली पन्नी बनाते हैं, शीटें, खाद्य सामग्री लपेटने के लिए। तो इसके साथ में 3 को मिला देते हैं। फिर कार्बन। तो कार्बन कोयला कार्बन का रूप है और इसका ईंधन में काम में आता है। तो इसमें 4 के साथ में हम 6 को मिलाते हैं, कार्बन का उपयोग हो जाएगा ईंधन के लिए। और फिर 5वां है कापर। तो कापर से बनाए जाते हैं बिजली के तार। तो इसको 2 के साथ मिला देते हैं। और फिर मरकरी है। तो मरकरी यानी पारा। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें हमें पारे का उपयोग करते हैं। तो ये जाएगा बिल्कुल यहाँ से ऊपर से नीचे 6 और ये ऊपर 1 से मिल जाएगा थर्मामीटर के साथ में। तो ठीक है, ये आपने मिल लिया, नीचे लिखे हुए हैं। पहला 4 के साथ, दूसरा 5 के साथ, तीसरा 3 के साथ, चौथा 6 के, 5वां 2 और छठा 1 के साथ में मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखते हो आप इसका करेंगे। अब चलिए, अगला प्रश्न है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाएगा? नंबर 2, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। चलिए करते हैं। पहला, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट जल और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो Cu+2H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4+2H2O+SO2। और दूसरा, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यह आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो CuSO4+Fe इज इक्वल टू FeSO4+Cu, ये इसका समीकरण बन जाएगा। हाँ, 10वां देखिए, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक प्रखंड में इकट्ठा कर लिया। यह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? और इस प्रक्रम में होने वाली सभी विक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। देखिए, इसका उत्तर होगा कै। गैस की प्रकृति लाइम जल, चूने का पानी या जलती हुई माचिस की तीली से ज्ञात की जा सकती है। चूने का पानी दूधिया हो जाएगा या माचिस की तीली बुझ जाएगी। यानी C+O2 इज इक्वल टू CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण पालिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? इसका उत्तर होगा, सुनार आभूषण साफ करने के लिए एक्वारीजिया नामक विलयन का उपयोग करते हैं, क्योंकि सोना इस विलयन में घुल जाता है, इसलिए सोने के भार में कमी आ जाती है। एक्वारीजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसलिए जब वो सोने के पुराने आभूषण उस दुकान पे ले गए और बाद में साफ करा के वापस लाए तो इस एक्वारीजिया में कुछ सोना घुल गया, इसलिए उनके आभूषणों में कमी आ गई। तो ये पाठ के प्रश्नोत्तर थे। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे, इस पाठ में तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि अन्य जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उनका एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए मैं लेके आऊँगा। लेकिन आप भी प्रयास कीजिए, इसमें नए नए प्रश्न बनाइए और उन प्रश्नों का उत्तर आप पाठ में से खोजिए। ऐसा करने से आपके उत्तर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मैं दूसरा वीडियो उसमें डालूँ, आप उसका भी इंतज़ार कर सकते हैं और अपने आप भी आप इसकी अच्छी तरह से कोशिश कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये
पाठ का सारांश और इसके प्रश्नोत्तर ये आपके लिए बिल्कुल उपयोगी साबित होंगे। और ये पाठ जो पदार्थ, धातु और अधातु, ये आपके लिए अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा।